नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को किया संबोधित, कहा लॉकडाउन हटा है पर वायरस नहीं गया। दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर, लोगों से की त्योहारों में विशेष सावधानी बरतने की अपील। दिल्ली काठगोदाम के बीच शुरू हुआ स्पेशल त्योहार शताब्दी ट्रेन का संचालन, यात्रियों में भारी उत्साह, जल्द पटरी पर फिर से दौड़ेंगी कई नई ट्रेनें। नैनी झील की गुणवत्ता जांचने के लिए सेंसर स्थापित करने की कवायद शुरू, उप जिलाधिकारी ने कहा एलईडी स्क्रीन, एसएमएस और ऐप के माध्यम से प्रसारित होंगे गुणवत्ता संबंधी आंकड़े। और देहरादून में अब गलियों और स्कूलों के नाम शहीद पुलिसकर्मियों के नाम पर रखे जाएंगे। 21 अक्टूबर से मनाए जाने वाले पुलिस स्मृति दिवस पर होगी नई पहल की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में हमने अपना लंबा समय दिया है, लेकिन भले ही लॉकडाउन समाप्त हो गया हो पर वायरस अभी नहीं गया है। महामारी के बीच भारत की स्थिति संभली हुई है, जिससे हमें बिगड़ने नहीं देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में मृत्यु दर कम है और कोरोना रिकवरी रेट बेहतर है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया वैक्सीन तैयार करने की कोशिशों में जुटी है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक कोरोना से लड़ाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने त्योहारों की बधाई देते हुए लोगों से इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे, ऐसा वातावरण चाहता हूं। और इसलिए मैं बार बार हर देशवासी से आग्रह करता हूं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कोविड-19 महामारी के बीच आने वाले समय में बचाव के लिए टीके लगाने की संभावनाओं और टीके के रखरखाव के लिए भंडारण और शीत श्रृंखला को बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के तहत कोविड-19 वैक्सीन के क्रियान्वयन, समीक्षा और मूल्यांकन किए जाने के लिए स्टेट ऑपरेशन ग्रुप या स्टेट टास्क फोर्स, जिला स्तरीय टास्क फोर्स और ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये टास्क फोर्सेस अपने अपने स्तर पर कोविड-19 वैक्सीन के क्रियान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन की पूरी कार्रवाई करेगी। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया। उन्होंने लोगों से हाथ बार बार धोने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और घर से बाहर मास्क पहनकर ही निकलने की अपील की है। मित्रों नमस्कार। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, कोरोना कोविड-19 को लोग सहज रूप से लेने लगे हैं, जिससे हमारे देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कोरोना को हराने के लिए नियमित रूप से हाथ साबुन से बार बार धोएं, फेस कवर, मास्क हर समय पहनें और दूसरे लोगों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। मित्रों, जब तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं आती है, यह दूरी और सावधानी ही हमें इस भयंकर बीमारी से बचा सकती है। धन्यवाद। रेलवे बोर्ड ने त्योहारी सीजन के लिए कई विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया था, जिसके तहत आज दिल्ली से काठगोदाम के बीच त्योहार स्पेशल शताब्दी ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया है। स्टेशन अधीक्षक चयन राय ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए फिलहाल 30 नवंबर तक ये स्पेशल ट्रेन इसी नाम से चलाई जाएगी। आज हमारी शताब्दी ट्रेन का रेट
स्पेशल त्यौहार शताब्दी के नाम पर चल रही है, त्यौहार सीजन पर, और ये 30 नवंबर तक इसी नाम से चलेगी। उसके बाद रेगुलराइज्ड अगर होगी, अगर त्यौहार स्पेशल नाम से हुई तो त्यौहार स्पेशल से होगी, वरना ये गाड़ी अब कंटिन्यूअस तो चलेगी। इस स्पेशल ट्रेन को लेकर यात्रियों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सरकारी नियमों का पालन करते हुए ट्रेन में सफर कर रहे हैं। नई ट्रेन चल रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल भी है, हमारे आने जाने की सुविधा हो रही है कि हम कहीं भी जा सकते हैं और हम कोविड के नियमों का पालन भी कर रहे हैं, हम सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि जो भी सरकार ने नियम बताए उसको फॉलो करते हुए हम। ऐसे जो ट्रेनें थी वो बंद थी, अब उत्साह का महसूस हो रहा है, उत्साह सभी यात्रियों में है। हम जैसे जो अकेले रहते हैं उनके लिए एक सही समय पर ये रेलवे द्वारा जो चलाया गया है शताब्दी ट्रेन, ये हमारे लिए बहुत ही सहयोगी रहा है। आपको बता दें कि इसके अलावा हावड़ा काठगोदाम बाग एक्सप्रेस और रामनगर आगरा फोर्ट विशेष साप्ताहिक ट्रेन को भी संचालन की इजाजत मिल गई है। जल्द ही इन ट्रेनों के संचालन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जिला प्रशासन नैनीताल की ओर से तैयार की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लेक मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर नैनी लेक परियोजना को यूएनडीपी की मंजूरी मिलने के बाद झील में अब जल की गुणवत्ता को जांचने के लिए सेंसर स्थापित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने जानकारी दी कि सेंसर से प्राप्त गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों को तल्ली ताल पर एलईडी स्क्रीन के अलावा एसएमएस और ऐप के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड सेंसर यहाँ पे लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से जो वाटर क्वालिटी है, हमारी वाटर क्वालिटी वाले डेप्थ और झील की स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो रियल टाइम में डिस्प्ले होती रहेंगी। तो उसके लिए एक 2 सेंसर लगाए जा रहे हैं। एक एलईडी जो लगाई जाएगी वो यहाँ पे गांधी स्टैच्यू के पास लगाई जाएगी, जहाँ पे ये डेटा मॉनिटर होता रहेगा। इस तकनीक को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह नजर आ रहा है। स्थानीय युवाओं का कहना है कि अगर झील का पानी साफ और स्वच्छ रहेगा तो क्षेत्र में पर्यटकों की संभावनाएं भी बढ़ेंगी और इससे रोजगार के अवसर भी मजबूत होंगे। नैनीताल पे झील पे साफ सफाई रहेगी तो उसके सौंदर्य बढ़ेगा और टूरिस्ट काफ़ी उसको इधर आने में काफ़ी अच्छा लगेगा, जिसके उससे नैनीताल में जो भी रोजगार के यहाँ साधन हैं जो भी हैं वो बढ़ेंगे, जिसको उससे हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी। नैनीताल में टूरिस्ट प्लेस और ज़्यादा बढ़ेगा सर, जिससे भीड़ भाड़ बढ़ेगी। हम खुद होटल लाइन पे निर्भर रहने वाले हैं। अगर नैनीताल ज़्यादा टूरिस्ट आएगा सर, उससे हमारी आमदनी में फ़र्क पड़ेगा, यहाँ के रोज़गार अवसर खुलेंगे और उससे यहाँ के लोगों को रोज़गार भी प्राप्त होगा। अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने जिले में स्थापित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की महिलाओं से मुलाकात कर उनके उत्पादों की प्रशंसा की। साथ ही महिलाओं को और अधिक समर्थन दिए जाने और समूहों में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ने की बात कही। तो बड़ी खुशी है, संतुष्टि भी है कि वो महिलाएं अपना काम करके संतुष्ट है और वो इतना यूनिक कार्य कर रही हैं। केवल इनको सपोर्ट देने की जरूरत है। अगर इनको सपोर्ट दिया जाए, इनको हाईलाइट किया जाए, इन्हें बढ़िया मार्केट मिले, तो जो महिलाएं आज 4-5 हजार रुपए महीने कमा रही हैं, मैं समझती हूँ 10,000 से लेके 20,000 रुपए तक कमाएंगी। राज्यपाल से मिलने आई महिलाएं भी बेहद खुश नजर आई। उन्होंने बताया कि राज्यपाल द्वारा उनके बने उत्पादों की सराहना की गई, साथ ही उन्हें हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया गया। राज्यपाल जी से मिलने आए थे यहाँ और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस कार्य को हम और आगे पहुँचाएंगे और हमें आशा है कि वो हमें और मदद करेंगी और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें यहाँ आने का मौका मिला। राज्यपाल जी ने हमें यहाँ बुलाया, जिनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और उन्हें हमें आगे को भी मदद करने के लिए भरोसा दिलाया है कि हम अपने देश सेंटर को और आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व सैनिक ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय में हर महीने 2,000 रुपए और यात्रा भत्ते में हर महीने 1,000 रुपए की वृद्धि की स्वीकृति दी है। इस बढ़ोतरी के बाद अब पूर्व सैनिक ब्लॉक प्रतिनिधियों को हर महीने 7,000 रुपए मानदेय और 2,000 रुपए यात्रा भत्ता मिलेगा। गौरतलब है कि राज्य के सभी 95 ब्लॉक में पूर्व सैनिक ब्लॉक प्रतिनिधि नियुक्त हैं। ब्लॉक प्रतिनिधियों द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों, दूर दराज गांवों में वृद्ध और अशक्त गौरव सेनानियों से संपर्क
करने में होने वाले व्यय और साधनों की कमी को देखते हुए मानदेय के साथ यात्रा भत्ता बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जो अब पूरी कर दी गई है। देहरादून में अब गलियों और स्कूलों के नाम शहीद पुलिसकर्मियों के नाम पर रखे जाएंगे। 21 अक्टूबर को होने वाले पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर डीआईजी अरुण मोहन जोशी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस नई पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस पहल के जरिए अब शहीद पुलिसकर्मी के नाम पर ही उनकी गली या स्कूल का नाम रखा जाएगा। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि शहीद हुए पुलिसकर्मियों से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उस बारे में तमाम चीज़ें हैं, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑलरेडी ऑफिसर्स को डायरेक्शन दिए गए हैं कि जहाँ पर उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है या जहाँ पर वो रहते हैं उसकी कोई लेन है या कोई गली है जिसको उनके नाम पे किया जा सकता है, इस बारे में कोऑर्डिनेट किया जाए। तो ये लगभग 10 दिन का पीरियड है जो स्टार्ट होगा 21 अक्टूबर से, जो कि पुलिस स्मृति दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते थे, और 31 अक्टूबर जो कि सरदार पटेल की जयंती रहती है जिसको राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो बीच का 10 दिन का पीरियड है ये बेसिकली पुलिस सर्विसेज फ्लैग के रूप में प्रस्तावित है। इन दिनों सीमांत जनपद चमोली का जिला मुख्यालय गोपेश्वर पर्यटकों से गुलजार है। यहां आने वाले पर्यटकों को नवनिर्मित पहाड़ी संग्रहालय खासतौर पर आकर्षित कर रहा है। संग्रहालय में आपको परंपरागत पहाड़ी आभूषणों, पुरानी प्रचलित मुद्राओं और बर्तनों आदि की झलक देखने को मिलेगी। पुरातन कालीन जीवन शैली से परिचित कराने के उद्देश्य से तैयार किए गए इस संग्रहालय में हिमालयी और तिब्बती जीवन शैली से जुड़ी वस्तुएं नजर आएंगी। जैसे आभूषण, कुछ हमारे कॉइन्स थे, कुछ बर्तन थे, इस तरीके की चीज़ों को रखा गया है जो जिनकी बहुत ही कल्चरल वैल्यू थी। और इसके अतिरिक्त कुछ यहाँ की जनता ने भी आगे आते हुए अपनी कुछ एंटीक चीज़ें जिनके पास थी, स्टाम्प पेपर्स थे अंग्रेज़ों के ज़माने के, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे रखी हैं। और इससे हमारी जो पहाड़ी संस्कृति है, पुरानी हमारी धरोहर है, उसको संजो कर रखने में और उसके बारे में जनता को जागरूक करने के लिए काफ़ी यूजफुल सिद्ध होगी। साहित्यकार क्रांति भट्ट का कहना है कि ये संग्रहालय लोगों को पहाड़ की संस्कृति से जोड़ने और उसके बारे में सीखने का अवसर प्रदान करेगा। यहाँ पर और भी चीजें जैसे कि परम वेशभूषा है, लोगों की पहाड़ की वेशभूषा क्या रहती थी वो यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हस्तशिल्प की जो कारीगरी है वो सब कुछ जो प्राचीन काल में थी वो सारी वस्तुएं यहाँ पर रखी गई है। और निस्संदेह ये लोगों के लिए एक बहुत कुछ सीखने की विरासत होगी और पहाड़ की संस्कृति से लोग परिचय भी हो पाएंगे। अल्मोड़ा के हवालबाग विकासखंड के ग्राम आली की रहने वाली धर्मा बंगारी पिछले 22 सालों से खेतीबाड़ी के साथ साथ बड़ी बनाने का काम भी कर रही हैं। दाल से बनी इन बड़ियों को बनाने और बेचने पर उन्हें काफी लाभ प्राप्त होता है। दरअसल इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ियां अब पसंदीदा भोजन बनता जा रहा है, जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए वो आज महिला जागृति समूह की 10 से 12 महिलाओं को भी बड़ी बनाना सिखा रही हैं, ताकि वो सभी आत्मनिर्भर बन सकें। मसाला और बड़ी विदेश भी जाते हैं, कहीं नैनीताल, हल्द्वानी, जहाँ लोग मांगा वहाँ देते हैं हम गाड़ियों में। और हमारा यहाँ पर सब महिलाएं सब हम इकट्ठे होते हैं, एक साथ काम करते हैं, पैकिंग करते हैं, कोई पीसता है और कोई पैकिंग करता है, हम सब साथ ही करते हैं। और जो भी है हमारा बजट हम साथ करते हैं, इसको हमको बहुत ही लाभ होता है। और बड़ी का तो हमारा 2-3 महीने होता है, मसाला का हमेशा चलता है। जागृति समूह की अध्यक्षा इंदिरा बिष्ट ने जानकारी दी कि बड़ी के अलावा उनका समूह मसाले भी बनाता है, ताकि उनकी आमदनी और अधिक मजबूत हो सके। हम समूह में 10 महिलाएं हैं और 10 महिलाएं मतलब हमारी ये राधा धर्मा बंगारी जी भी इसमें जुड़ी हुई हैं और ये अपना बड़ी का व्यवसाय करती हैं। हम मसाले का व्यवसाय भी करते हैं और हमारे समूह की महिलाएं लगभग सभी सीजन के हिसाब से इसको करती हैं और अन्य टाइम खेती पाती, साग सब्जी, सिलाई बुनाई हर काम से जुड़ी हुई है, जिससे हमें आर्थिक लाभ होता है। महिला उपभोक्ता सहकारी समिति की सचिव मंजू पंत ने बताया कि स्वदेशी पर्यटकों के अलावा दूसरे देशों से आए पर्यटकों के बीच भी उनकी बड़ियों की भारी मांग है। हमारे यहाँ विभिन्न महिला समूह द्वारा बड़ियाँ बनाई जाती हैं। हम यहाँ पर इकट्ठा करने के उपरांत उनको बेचते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ से बड़ियाँ खरीद कर ले जाते हैं
और बाहर के लोग जैसे कनाडा वगैरह, लंदन, अमेरिका वगैरह हमारी बड़ी जा चुके हैं। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।